हेलो दोस्तों, वायरलेस स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सर्किट स्विच फॉलबैक इन एलटी। आज हम इस पूरे वीडियो में सीएसएफबी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना रुके हुए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्किट स्विच फॉलबैक होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन लिख के रखा हुआ हूँ। जो लोग एलटी प्रोटोकॉल टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि सीएसएफबी होता क्या है, बट जो लोग एकदम नए हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि सीएसएफबी होता क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है। तो मान लीजिए कि ये आपका टावर है जिसमें आपकी 3 सेक्टर्स हैं। तो 3 सेक्टर्स में ये जो टावर है वो एलटी सपोर्ट करता है, 2G प्लस 3G भी सपोर्ट करता है। आपके पास एक हैंडसेट है, जो हैंडसेट जो है वो क्या है, अभी करंटली एलटी नेटवर्क पे अटैच है, 2G 3G पे अटैच नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि एलटी नेटवर्क जो बना था वो सिर्फ डेटा कॉल के लिए बना था, ये वॉइस कॉल के लिए नहीं बना है। तो हमारे पास वॉइस कॉल के लिए कौन से ऑप्शंस हैं। अभी मैं वोल्टी के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी हम सिर्फ 2G 3G पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम सीएसएफ भी पढ़ रहे हैं। तो इनिशियली हमारे पास कॉल के लिए जो ऑप्शन था वो था 2G, या फिर हम 3G सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका यूवी एलटी नेटवर्क पे अटैच था, आप डेटा यूज कर रहे थे, तो जैसे ही या तो कोई एमओ कॉल हुआ या फिर कोई एमटी कॉल आई, तो वो क्या करेगा, यूवी को फॉल बैक किया जाएगा 2G पे या फिर 3G नेटवर्क पे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सीएसएफबी, जिसमें होता है कि एक स्विच होता है जिसमें जो जो कि फॉल बैक कराता है यूवी को 2G 3G नेटवर्क पे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीएसएफबी। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ है कि हमने एलटीई के डेटा सर्विसेज को यूज किया और 2G 3G के हमने कॉल सर्विसेज को यूज किया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीएसएफबी। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमें सबसे पहले आता है कि व्हाई डू वी नीड सीएसएफबी, जो कि अब से इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि हमें सीएसएफबी की क्यों जरूरत है। तो ऑलरेडी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तभी मैं बताया कि एलटी जो है वो हमारा सिर्फ डेटा कॉल के लिए बना था, ये सिर्फ डेटा ही सपोर्ट करता है। तो हमारे पास वॉइस कॉल के लिए क्या क्या ऑप्शंस रह गए, क्योंकि वॉइस कॉल भी इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो हमारे पास वॉइस कॉल के लिए जो है वो वोल्टी है, या तो आप 2G यूज कर ले या फिर 3G यूज कर ले। तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हम SRVCC भी होता है, बट वो अभी हम बाद में करेंगे, वो पार्ट ऑफ वोल्टी है। बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ सीएसएफबी से रिलेटेड स्टफ्स के बारे में। तो ये डेटा कॉल के लिए था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास या तो हम वोल्टी यूज कर ले। तो अभी क्या है कि मान लीजिए कि आप जिस एरिया में हैं तो वहां पे वो वोल्टी कॉल सपोर्ट नहीं करता है। तो क्या है, हमारे पास ऑप्शंस हैं 2G 3G का डेफिनेटली। तो एलटीई से जब आप डेटा यूज करते हैं तो उसके बाद अगर आपको कॉल करनी है या फिर आपको कॉल कोई कर रहा है, आपका जो मोबाइल है वो एलटीई नेटवर्क से रीडायरेक्ट करके या तो 2G अगर अवेलेबल है या फिर 3G अगर अवेलेबल है, या 2G 3G दोनों ही अवेलेबल है, तो किसी एक पे, मोस्टली 3G पे, उसको कॉल को रीडायरेक्ट की जाएगी। और उसके बाद आप बात जब कंप्लीट हो जाएगी तो वापस उसको एलटी नेटवर्क पे भेजा जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिटर्न टू एलटी। तो ये रिटर्न टू एलटी भी हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है कि रिटर्न टू एलटी कैसे होता है, बट आज वीडियो में मैं कवर करूंगा कि रिटर्न टू एलटी कैसे होता है, जो कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमें सीएसएफबी की क्यों जरूरत है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट आई। अब हम बात करेंगे कि सीएसएफबी कब कब ट्रिगर होता है। तो सीएसएफबी कब ट्रिगर हो सकता है, भी जो है वो 2-3 कंडीशंस पे ट्रिगर हो सकते हैं। एक, जो कि आपका जो यूवी है वो क्या है, या तो ये वोल्टी सपोर्टेड नहीं है। मैं करंट सिनेरियो की बात करता हूँ, क्योंकि मोस्टली अभी वोल्टी को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो उस सिचुएशंस में अगर आपका यूवी अगर वोल्टेज सपोर्ट नहीं करता है तो वो क्या करेगा, एलटी नेटवर्क पे था, वो लेगेसी नेटवर्क पे एनी हाउ 2G 3G में उसे कॉल सर्विसेज यूज करने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शंस क्या हो सकता है कि आपका जो इनोड भी है वो वोल्टेज सर्विसेज जो है वो खुद सपोर्ट नहीं करता है। पहले आपका यूवी सपोर्ट नहीं करता था, दूसरा जो है वो नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है। तो उसमें क्या हो सकता है कि जब अगर उसके पास लेगेसी नेटवर्क अवेलेबल है 2G 3G, तो फिर क्या करेगा, उस
यूवी को वो रीडायरेक्ट कर देगा 2G 3G नेटवर्क पे। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपका यूवी भी वोल्टेज सपोर्ट करता है, इनोड भी वोल्टेज सपोर्ट करता है, बट कभी कभी कुछ ग्लिच, सिस्टम ग्लिच की वजह से हम सीएसएफ भी यूज करना पड़ता है। तो ये मोस्टली तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका सीएसएफ भी ट्रिगर हो सकता है। आने जा रहा हूँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल फ्लो के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे और भी बहुत सी चीजों के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएसएफबी का कॉल फ्लो कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है कि मोबाइल ओरिजिनेटेड, हम अभी कॉल फ्लो पढ़ेंगे। इसका मतलब मोबाइल ओरिजिनेटेड अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब आप यूजर हो और आपने किसी को कॉल किया है। तो इस सिचुएशंस पे कैसे कॉल स्टेब्लिश होती है और कैसे सीएसएफबी सर्किट का यूज होता है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सी एंटिटी को प्रेजेंट करके रखा हुआ है ताकि आपको हर चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो हम चलिए पहला कंडीशन ये लेते हैं कि आप जो है, आपका मोबाइल जो है वो डेडिकेटेड मोड में था और आप कोई एमओ कॉल कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको ऐसे कोई नहीं समझाएगा। इसके बाद के भी जो तीन चार कॉल फ्लो मैं बताऊंगा, हर सिनेरियो बेस्ड पे मैं कॉल फ्लो बताऊंगा कि डेडिकेटेड एमओ ये मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डेडिकेटेड एमटी बताऊंगा, उसके बाद मैं आइडल मोड एमओ एमटी की सीएसएफबी के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, इस वीडियो को कॉन्टिन्यूअस आप पूरा देखते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम डेडिकेटेड एमओ कॉल कर रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है, राइट। तो इस सिचुएशंस में डेडिकेटेड एमओ कॉल में क्या होता है कि यूवी ऑलरेडी हमारा जो है वो यूनिट इनोड बी के साथ, जब डेडिकेटेड की मैं बात कर रहा हूँ तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड मोड में है। तो जब यूवी मेरा कनेक्टेड मोड में है तो वो सबसे पहले अगर उसे एमओ सर्विसेज यूज करना है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सीएसएफ भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग हमेशा ये कंसीडर करें कि आपका यूवी जो है वो एलटी नेटवर्क पे कैंप है और वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। ये नहीं आप लोग की दिमाग में ये ऐसा मत सोचे कि वोल्टी है तो फिर ये क्यों हम लोग बकवास पढ़ रहे हैं। नहीं, आप ये कंसीडर करें कि वोल्टी नहीं है उस एरिया में, तो आप क्या करेंगे, कैसे कॉल होगी। तो उस सिचुएशंस में हम सीएसएफबी को ही यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले यूवी जो है वो इनोड भी को एक मैसेज भेजता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट। और ये एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट जो होता है एक नैस बेस्ड मैसेज होता है। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बताया, जो भी नैस मैसेजेस होते हैं वो सीधा एमएमई को चले जाते हैं। तो ये एक नैस मैसेज है जिसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट। अब ये एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट जो मैसेज है वो जब एमएमई के पास पहुंचता है तो एमएमई क्या करता है, उसको डिकोड करता है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यूवी भी भेजता है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि इसमें इन्फॉर्मेशन एलिमेंट होता है एम टिम्सी होता है, जो कि एस टीमजी भी बहुत लोग, बहुत अगर आप कभी भी इंटरव्यू में बोल देंगे कि हाँ एस टीमजी है तो भी चलता है, बट मेनली आप अगर लॉग फाइल देखेंगे तो उसमें एम टीमजी रहता है। एम टीमजी क्या है, एक आईडी है यूवी को जो एमएमई एलोकेट करता है। ठीक है, तो ये एमएमई आईडी जो है, एम टीमजी आईडी जो है वो यूवी देता है एमएमई को। उसके बाद इसमें क्या रहता है, इसमें टैग आईडी रहती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टैग आईडी। तो ये टैग आईडी से पता चलता है कि किस एरिया में है हमारा यूवी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो, हाँ, यूवी जो है वो एमएमई को भेजता है। और एक चीज जो होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो सर्विस टाइप होती है, कि सर्विस टाइप क्या है, एमओ सिग्नलिंग है या एमओ कॉल है, एमटी कॉल है। तो ये एमओ है तो हम इसको सर्विस टाइप एमओ ही रखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे ही ये मैसेजेस जो है वो एमएमई के पास, एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट एमएमई के पास पहुंच गया, तो एमएमई क्या करता है कि इनिशियल यूवी कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट भेजता है, किसको, इनोड बी को। अब अब ये इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट जो आता है, ये सेटअप रिक्वेस्ट में अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन एलिमेंट आते हैं। तो इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है सीएसएफबी इंडिकेटर। सीएसएफबी इंडिकेटर होता है इस इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट में। अब ये सीएसएफबी इंडिकेटर क्यों यहाँ पे दिया गया,
अब ये सोचने की बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यूवी ने एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट भेजा था, तो वो इनोड भी रीड नहीं कर पाया, वो एमएमई के पास आया। एमएमई ने जैसे ही ये सारे इंफॉर्मेशंस डिकोड किए विथ एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट, एमएमई को समझ में आ गया कि यूवी जो है वो सीएसएफबी यूज करना चाहता है। तो यहाँ पे एमएमई इंस्ट्रक्शन दे रहा है इनोड बी को कि इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट प्लस सीएसएफबी इंडिकेटर। अब ये सीएसएफबी इंडिकेटर जब ये मैसेज इनोड बी डिकोड करेगा, तो उसे समझ में आएगा कि यूवी जो है वो सीएसएफबी सर्विसेज यूज करना चाहता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों ऐसे लूप बैक में चीजें कर रहे हैं? दिस इज फॉर सिक्योरिटी रीजन। जैसे ही ये इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप का रिक्वेस्ट सीएसएफबी प्लस सीएसएफबी इंडिकेटर इनोड बी को समझ में आता है, वो उसको अपनी सेटअप करके वो रिस्पॉन्स देता है, किसको? एमएमई को। तो ये रिस्पॉन्स क्या जाता है? यूवी कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्स जाता है। तो मैं ये इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट था, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्स। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है, बट जैसे आप मेरे, जब मैं बोल रहा हूँ तो वर्ड को आप लिख सकते हैं। जैसे ये कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्स है, तो ये कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो इनोड बी एमएमई को भेजता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्स जैसे ही भेज दिया इनोड बी ने एमएमई को, उसके बाद क्या कर सकता है कि यूनोड भी समझ जाता है कि अब मुझे यूवी को रिलीज करना है। तो ये क्या करेगा? ये आरआरसी कनेक्शन रिलीज करेगा। ये आरआरसी कनेक्शन रिलीज का मैसेज इनोड बी ने किसको भेजा? यूवी को। जैसे ही यूवी को आरआरसी कनेक्शन रिलीज का मैसेज आ गया, तो इसके अंदर में कुछ डेडिकेटेड इंफॉर्मेशंस रहते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे रहता है रैट टाइप। कि रैट टाइप का मतलब है कि कौन से टेक्नोलॉजी पे इसे रिडायरेक्ट करना है, या 2G पे करना है या 3G पे करना है। उसके बाद क्या रहता है, अगर वो 2G 3G है तो उनके डिटेल्स रहता है, जैसे ARFCN हो गया। तो ये सारे डिटेल्स रहते हैं। और जो रिलीज कॉज होता है, वो रिलीज कॉज रहता है कि रिलीज क्यों किया गया, रिलीज कॉज रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जिसको मैं स्टार कर देता हूँ, वो होता है रीडायरेक्टेड कैरियर इन्फो। रीडायरेक्टेड कैरियर इन्फो। अब ये रीडायरेक्टेड कैरियर इन्फो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे यूवी को रीडायरेक्ट करना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जब यूवी को डिकोड करता है, आरआरसी कनेक्शन रिलीज में और भी इंफॉर्मेशन एलिमेंट आते हैं, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जैसे सेल रिसिलेक्शन प्रायोरिटीज रहती है। तो ये मुझे याद आ गया, मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप लोग भी इसको याद करके रखें, अगर आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आरआरसी कनेक्शन रिलीज का मैसेज यूवी के पास पहुंचा, तो यूवी समझ जाता है कि अब मुझे फॉल बैक करना है। तो उसके बाद क्या होता है कि यूवी जो है वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। या तो फिर वो 3G पे भेजे तो वो आरएलसी पे जाएगा, या फिर अगर वो 2G को भेजे तो वो बीएससी पे जाएगा, और ये दोनों ही रिक्वेस्ट फाइनली जो है वो एमएससी तक जाते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट होता है। अब ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हुआ, तो इसका रिस्पॉन्स आएगा, कॉल स्टेब्लिश होगी, कॉल एंड होगी। तो इस कॉल फ्लो को मैं यहीं तक रहता हूँ। जो लास्ट वाला कॉल फ्लो है उसमें मैं बताऊंगा कि रिटर्न टू एलटी कैसे होता है। तो आप जब भी सीएसएफ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी इंटरव्यू में, तो आप डेडिकेटली, अगर आप एमओ की बात कर रहे हैं तो आप इसको इस वे में बोल सकते हैं। अगर आप, मोस्टली क्या होता है, लोग एमओ कॉल को ही एक्सप्लेन करते हैं, दे स्टार्ट विद एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट। तो एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट हाँ इंपॉर्टेंट है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जब वो एमओ कॉल होता है तो कैसे होता है, एमटी कॉल हो रहा है तो कैसे होता है। क्योंकि एमओ कॉल में आप एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट भेज रहे हो, बट एमटी कॉल पे क्या होगा। तो ये सब चीजें बहुत लोगों को नहीं पता है, जो कि आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना रुके हुए, और हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अब मोबाइल टर्मिनेटिंग पे क्या होगा। मतलब जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर एम्प्टी कॉल है तो वहां पे क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कंडीशन ये रखता हूँ कि आपका मोबाइल डेडिकेटेड स्टेट में है और उसको कोई कॉल कर रहा है। तो जैसे ही इस यूवी को कोई कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले जो मैसेज आता है वो होता है
एक नैस का मैसेज होता है जिसको बोलते हैं सर्किट स्विच नोटिफिकेशन। और ये कहाँ से आता है? ये आ सकता है आपका एमएससी से होते हुए, अगर वो 2G पे था तो वो बीएससी को जाएगा। इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो, अगर 2G है तो वो बीएससी, अगर 3G है तो आरएनसी होते हुए आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो 2G आया था, 2G था तो बीएससी से होते हुए फिर वो एमएमई को जाएगा, एमएमई से होते हुए वो यूवी को जाएगा। तो ये कंप्लीट कॉल फ्लो है इन केस ऑफ 2G के लिए। ठीक है, अगर वो 3G पे था तो वो आरएनसी पे जाएगा, आरएनसी से वो सीधा फिर यूवी तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉटेड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे भी मैं डॉटेड कर देता हूँ, जो कि कनेक्टेड नहीं है और ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये 2G पे आया, ये 2G का था, ये 3G का था। तो जैसे ही ये नैस मैसेज सीए नोटिफिकेशन, सीएस नोटिफिकेशन जब यूवी तक पहुंचता है तो यूवी समझ जाता है कि हमें कोई एम्प्टी कॉल आ रही है, मोबाइल टर्मिनेटिंग कॉल आ रही है। तो जैसे ही ये मोबाइल टर्मिनेटिंग कॉल आती है उसके बाद यूवी क्या करता है, फिर वापस से एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट भेजता है, किसको? एमएमई को, जो कि फिर अगेन एक नैस मैसेज है। उसके बाद का जो कॉल फ्लो है वो एकदम सेम टू सेम हो। तो इस चीज में आपको समझ में आया कि यूवी को नोटिफाई पहले किया जाता है एम्प्टी कॉल में, कि भाई आपके लिए एक कॉल आ रही है, आप वो कॉल कैसे हैंडल करना चाहेंगे। अगर आपका यूवी वोल्टी पे होता तो वो वोल्टी पे कॉल लेता, जब जब यूवी को पता है कि वोल्टी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो जब वो एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उसके पहले हमने जो एमओ कॉल में पढ़ा था, तो इसके बाद के सारे स्टेप सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसमें याद रखना कि अगर एम्प्टी कॉल होते हैं तो इसमें सीएस नोटिफिकेशन एक मैसेज आएगा, जो कि एक एक्स्ट्रा मैसेज है। ठीक है, उसके बाद सेम चीज आरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट हुआ, रिलीज हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे आइडल स्टेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एम्प्टी कॉल के बारे में और एमओ कॉल के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एमओ कॉल के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी हम कंडीशन ये रखे हैं कि आइडल एमओ कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम आइडल एमओ कॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, यूवी आपका आइडल कंडीशन में है, वो यूजली क्या कर सकता है, एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इसलिए मैंने आइडियल कॉल में आपको समझाने की इसलिए मैंने आइडियल और डेडिकेटेड का एग्जांपल इसलिए लिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। पहले क्या, यूवी आपका ऑलरेडी कनेक्टेड मोड में था। ठीक है, जैसे ही यूवी को एमओ कॉल करना है तो यूवी सबसे पहले क्या करेगा, यूवी जो है वो रैच रिक्वेस्ट करेगा। राइट, क्योंकि यूवी जो है आपका आइडल स्टेट में है, वो रैच रिक्वेस्ट करेगा, पूरा अटैच का प्रोसेस होगा इनके बीच में, तब जाकर वो यूवी अटैच होगा। उसके बाद यूवी क्या करेगा, फिर से एक मैसेज भेजेगा यूवी को, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट के बाद की चीजें भी फिर से वही सब चीजें हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले से दो एमओ। तो ये एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट के सारे कॉल फ्लो उसके बाद सेम रहे। तो मैं आपको इसलिए ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज को भूल जाते हैं। जैसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपका मोबाइल आइडिया कॉल में है और वो सीएसएफ भी करना चाहता है, तो उसके बाद क्या होगा। तो जो आंसर देते हैं वो डायरेक्ट यही कहते हैं कि एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा। भाई उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका रैच रिक्वेस्ट करेगा, वो अटैच होगा। तो बहुत लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होती। जब इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपका मोबाइल ये आइडल मोड में है और उस वो एमओ कॉल करना है तो वो कैसे होगा, यूजिंग सर्किट स्विच फॉल बैक। तो जो इंटरव्यू देते हैं वो डायरेक्टली यही स्टार्ट करते हैं कि एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ऐसा नहीं है, पहले आप उसको बता दें, एटलीस्ट आप इस स्टेप को मेंशन कर दें कि रैच रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसके बाद अटैच का प्रोसीजर होगा, उसके बाद एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट जाएगा। राइट, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इसके बाद के सारे प्रोसेस सेम है, जो कॉल फ्लो हमने पढ़ा वही है, उसके बाद आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही ये एम्प्टी कॉल, अब एम्प्टी कॉल पे डेफिनेटली मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा। तो ये आइडल मोड में है आपका यूवी और एम्प्टी कॉल आ रहा है। तो सबसे पहले आइडल मोड में आप लोगों को पता है कि क्या होता है, एक मैसेज आता है जिसको बोलते हैं हम पेजिंग। क्योंकि जब भी एम्प्टी कॉल आ रहा है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको मिलता है, एमएमई को।
को पेजिंग का मैसेज मिलता है, ठीक है, तो यूवी क्या करता है, उसको डिकोड करता है। तो जब यूवी उसको डिकोड करता है, तो अगर पेजिंग में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो समझ जाता है कि हाँ मुझे अब क्या करना है, क्या करना है, रैच रिक्वेस्ट रेज भेजनी है। तो यूवी क्या करता है, सबसे पहले रैच रिक्वेस्ट भेजेगा। रैच रिक्वेस्ट इसलिए भेज रहा है क्योंकि पेजिंग जो है वो हमेशा आइडल मोड में होता है और कॉल विदाउट कनेक्टेड हुए हो नहीं सकती है। तो रैच रिक्वेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सारे अटैच का प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा, अगेन यूवी भेजेगा एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट। एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट सेटअप होगा, इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद आरआरसी कनेक्शन रिलीज होगा, रीडायरेक्टेड कैरियर इन्फो दिया जाएगा। उसके बाद यूवी रीडायरेक्ट होकर 2G 3G नेटवर्क पे जाएगा, कॉल स्टैब्लिश होगी, कॉल एंड होगा। अब हम बात करेंगे कि कॉल एंड होने के बाद रिटर्न टू एलटी कैसे होता है, राइट। तो मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि यूवी जो है वह आपका 3G नेटवर्क पे था और ये कॉल चल रही थी, कॉल इन प्रोग्रेस है। जैसे ही या तो यूजर या फिर एंड यूजर ने जो भी कॉल डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो यूवी जो क्या करता है, वो ट्रैकिंग एरिया अपडेट करता है। अब जब ये ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है, तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट होने के बाद क्या होता है, एरिया अपडेट होने के बाद यूवी जो है वो वापस क्या करता है, रिटर्न टू एलटी हो जाता है। इसका मतलब कहते हैं कि यूवी जो है वापस जो है हमारे एलटी नेटवर्क से अटैच होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटर्न टू एलटी। बट ये हो कैसे रहा है, कभी आप लोगों ने सोचा, या हो सकता है आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि रिटर्न टू एलटी कैसे होता है। तो रिटर्न टू एलटी समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक और चीज समझा रहा हूँ कि जब आपका यूवी जो है वो आरएनसी नेटवर्क पे अटैच हुआ, जब कॉल हुई, तो यहाँ से रिलीज जब होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यूवी जो है यहाँ पे भी आरआरसी कनेक्शन रिलीज उसको मिल रहा है, राइट। आरआरसी कनेक्शन रिलीज, क्योंकि आरआरसी कनेक्शन रिलीज जब तक यूवी को इस 3G नेटवर्क से नहीं मिलेगा वो रिलीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इस उससे कनेक्ट हुआ था। तो जैसे ही वो आरआरसी कनेक्शन रिलीज, जैसे ही कॉल स्टेब्लिश हो जाती है, कॉल एंड हो जाती है, ठीक है, तो जैसे ही वो आरआरसी कनेक्शन रिलीज का मैसेज देता है आरएनसी या कह लीजिए कि 3G नेटवर्क यूवी को, तो उस इंफॉर्मेशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं प्री रीडायरेक्शन इन्फो, क्या बोलते हैं, प्री रीडायरेक्शन इन्फो, प्री रीडायरेक्शन इन्फो के अंदर में यूवी जो पहले हमारे एलटी नेटवर्क पे कैम था उसके सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं, जैसे कि मिल जाता है, ठीक है। अब ये जैसे ही यूवी को रीडायरेक्टेड इन्फो मिल गया, उसमें सेल आईडी थी, बैंडविड्थ था, और भी जो उसके जो डिटेल्स हैं वो सारे इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रैकिंग एरिया अपडेट होता है। तो ट्रैकिंग एरिया अपडेट क्यों होता है, चेक करता है कि यूवी जो वो सेव उसी लोकेशन पे है कि नहीं है, इसमें ट्रैकिंग एरिया आईडी भी रहती है, तो वो उसी ट्रैकिंग एरिया आईडी में है कि नहीं। अगर अगर उसी ट्रैकिंग एरिया आईडी में है तो क्या है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ हमको रिटर्न टू एलटी करना है, तो एलटी के सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री रिडायरेक्शन इन्फो में रहता है। तो यूवी क्या करता है, रिडायरेक्ट करके एलटी नेटवर्क पे चला जाता है। तो ये प्रोसेस है टोटल सीएसएफबी का, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हमने फेजेस में देखा कि कैसे डेडिकेटेड एमओ मोड में कॉल स्टेब्लिश होती है, एमटी में कैसे होती है, आइडियल एमओ और एमटी में कैसे स्टेब्लिश होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही वास्ट है, बहुत ही रॉकेट साइंस है, बेसिक बेसिक चीजें है, बट बेसिक फंडामेंटल मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की। अब हम आगे अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि सीएसएफबी कब कब रिजेक्ट हो सकता है। मान लीजिए कि आपने सीएसएफ भी टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर आपका आप रियल लाइफ नेटवर्क में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, कॉजेज क्या हो सकते हैं सीएसएफ भी रिजेक्ट रिजेक्ट के। एक आपके जो यूवी है उसकी इमसी इमसी इनवैलिड है, यानी कि कह सकते हैं कि, या फिर अगर आपकी एम टिमजी इनवैलिड है, तो उस केसेस में क्या हो सकता है कि आपका सीएसएफ भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी यूवी ही इनलीगल है, तो उस केस में डेफिनेटली आपका सीएसएफ भी रिजेक्ट हो, सीएस डोमेन टेम्पोररी नॉट अवेलेबल है, जो कि बहुत ही रेयर केस है। इसमें क्या हो सकता है कि आपके सीएसएफ भी जो डोमेन है जिसपे सर्किट स्विच फॉलबैक होना था, वो सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ग्लिच है, उसमें कुछ फॉल्ट है, तो उस टाइम पे आपका सीएसएफ भी रिजेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। सीएसएफबी जो है बेसिकली वो तीन तरह के ही होते हैं। ब्लाइंड सीएसएफबी, दूसरा होता है मेजरमेंट बेस्ड सीएसएफबी, और तीसरा होता है रिम और फ्लैश सीएसएफबी। तो जब हम ब्लाइंड सीएसएफबी की बात करेंगे, या उसके बाद हम मेजरमेंट सीएसएफबी की बात करेंगे, उसके बाद हम रिम और फ्लैश सीएसएफबी की बात करेंगे, तो हम वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और हम कब कब ब्लाइंड सीएसएफबी यूज कर रहे हैं और उसका क्या एडवांटेज है, और हम कब कब मेजरमेंट बेस्ड सीएसएफबी यूज कर रहे हैं उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और रिम और फ्लैश सीएसएफबी में क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लाइंड सीएसएफबी का। तो ब्लाइंड सीएसएफबी उस एरिया के लिए सबसे अच्छा होता है जहां पे ऑलरेडी आपको पता है कि आपके एलटी नेटवर्क से 2G 3G का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये आपका टावर है, ठीक है, तो अगर ये एरिया आपको पता है कि ये 2G का कवरेज है, और आपको पता है कि नियर बाई सेम जो कवरेज है वो एलटीई का भी है, ठीक है, तो इस पोर्शन पे अगर कहीं भी यूवी आपका लैच है एलटी नेटवर्क से, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि आप ब्लाइंड सीएसएफ भी करा रहे हो तो ये 2G या सॉरी 3G भी हो सकता है, तो 3G नेटवर्क पे हो जाएगा, तो इसमें क्या बोलते हैं, 1-to-1 मैपिंग है। ठीक है, कवरेज का 1-to-1 अगर मैपिंग है तो इसलिए इस कंडीशंस पे क्या हो सकता है कि हम ब्लाइंड सीएसएफ भी करा सकते हैं, क्योंकि कवरेज दोनों का ही सेम है, हमें किसी चीज की सोचने की उतनी जरूरत नहीं है, 2G 3G अवेलेबल है तो हम उसको ब्लाइंड सीएसएफ भी करें, इसमें ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है, नहीं वो ब्लाइंडली सीएसएफ भी हो जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये फास्ट होता है, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो फास्ट होता है। दूसरा, जो फास्ट जब होता है तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस भी होंगे डेफिनेटली। तो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हमें पता नहीं है कि 2G और 3G की जो कवरेज है वो कैसी है। कवरेज अच्छी भी हो सकती है, गुड भी हो सकता है, और बैड भी हो सकता है, इवन वर्स्ट केस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो ये था ब्लाइंड सीएसएफबी। तो ब्लाइंड सीएसएफबी में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया है कि ब्लाइंडली रिडायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेजरमेंट बेस्ड सीएसएफबी में क्या, तो मेजरमेंट बेस्ड सीएससी जो सबसे रिलायबल होता है। तो रिलायबल इन द सेंस में क्या कहने का मतलब है कि जब हम सीएसएफबी पे रीडायरेक्ट करते हैं यूवी को, तो हमें 100% पता रहता है कि 2G 3G का जो कवरेज है वो कैसा है, क्योंकि मेजरमेंट बेस्ड नाम से ही पता चल रहा है कि यूवी से सबसे पहले 2G 3G लेगेसी नेटवर्क का मेजरमेंट कराया जाता है। मेजरमेंट कराने के बाद यूवी जो है इनोड बी को मेजरमेंट रिपोर्ट भेजता है, मेजरमेंट रिपोर्ट बेस्ड करके इनोड बी एक 2G 3G जिसकी कवरेज अच्छी है, मान लीजिए कि 3G की कवरेज अच्छी है, तो वो 3G के कवरेज में एक पार्टिकुलर सेल को इन्फो देगा रिडायरेक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे चांसेस बढ़ गए कवरेज के, मतलब हमारा कवरेज ऑलवेज गुड होगा, जिस पे गुड कवरेज होगा उसी पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि ये एज कंपेयर टू ब्लाइंड सीएसएफ भी स्लो होता है। इसमें क्या होता है कि 700, तो 700-500 मिली सेकेंड का डिले जो होता है वो एज कम्पेयर टू ब्लाइंड सीएसएफ भी बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ये फास्ट नहीं होता ब्लाइंड सीएसएफ भी के। और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि 1-to-1 मैपिंग नहीं है। 1-to-1 मैपिंग मतलब ऐसी मैपिंग नहीं है, हो सकता है कि एल कवरेज इतना है, 2G 3G की भी कवरेज, 2G की भी कवरेज इतनी है, बट इसमें क्या हो सकते हैं कि मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं। अभी ये सारे कवरेज हैं, तो यहाँ पे एक टावर था, ठीक है, इसका कुछ कवरेज यहाँ तक आ रहा है, फिर एक टावर यहाँ पे है, तो इसका मोस्टली सिटी टाइप में होता है। यहाँ पे हमें पता नहीं रहती, कवरेज तो अवेलेबल है बट हमें पता नहीं है कि किसकी कवरेज अच्छी है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट बेस्ड चूज करते हैं। अब ये तीसरा जो है वो क्या है, वो रिम और फ्लैश सीएसएफ भी। तो रिम और फ्लैश सीएसएफ भी में क्या आता है कि, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इनोड भी क्या करता है कि एसआईवी के इन्फो जो है वो फेच कर लेता है टारगेट ट्रैश से, और टारगेट ट्रैश से एसआईवी के इन्फो फेच करके वो यूवी को दे देता है। तो यूवी क्या करता है, इसको पहले ही डिकोड कर लेता है, जिसमें क्या होता है टाइम सेविंग होती है। तो ये टाइम सेविंग के चक्कर में क्या थोड़ा सा फास्ट हो गया। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड एसआईवी ही हम आरआरसी कनेक्शन रिलीज में भेज सकते हैं, हम सारे एसआईवी तो भेज नहीं सकते। तो ये एक लिमिटेड होता है, जिसमें हम हमारा रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम आपको एक या दो ही एसआईबी में एक ही एसआईबी हम दे सकते हैं, जिससे मैं एग्जांपल समझा रहा था। थोड़ा सा फास्ट तो हुआ बट नॉट एज कम्पेयर टू द ब्लाइंड सीएसएफबी। बट सारी जो सीएसएफबी है वो इनके अलग अलग एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस हैं।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। शेयर जरूर करें, अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला तो कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम 5G पे पेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें तो 5G का मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस पे हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इससे भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे, 5G से रिलेटेड डीप नॉलेज के साथ आपको वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बेझिझक होकर हमारे मेंबरशिप को लीजिए। आपके क्वेश्चंस डाउट्स सब कुछ सॉल्व किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।